हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, दैट मीन्स इफ यू वांट टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, देन यू आर एट द राइट प्लेस. Change the medium for UPSC in English is the name of the channel. Do subscribe this channel and share among all the हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इन्हांस कराया जा सके और ज़्यादा इंक्रीज कराया जा सके. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के अंदर रहती है, अगर वो अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके माइंड में आता है कि ग्रामर उनके लिए सबसे बड़ा एक तरीके का इशू निकल के आता है कि पहले हम पूरी ग्रामर को सीख लें, ठीक है, उसके बाद हम मीडियम को चेंज कर पाएंगे. तो बहुत सारे हमारे पास एस्पिरेंट्स के फोन आते हैं जिन्होंने ग्रामर का बैच कहीं से परचेज किया है. बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट वो मुझे रिसीट भी भेजते हैं कि 9,000, 11,000, 7,000, 5,000 में उन्होंने बाय किया और वहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव. ऑब्वियसली अगर आप ग्रामर का बैच बाय करोगे तो आपको ये सारी चीजें ही पढ़ाएंगे वो, ठीक है, तो उसमें किसी टीचर की कोई गलती नहीं है. बट आपको समझदार बनना है, क्योंकि जब से यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 2013 में जब से सीसैट इंट्रोड्यूस किया गया है, 2013 से लेकर के अब तक आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो 2% से लेकर के 2 से 2.5% के बीच में हिंदी मीडियम का रिजल्ट है. ये आप यूपीएससी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर के जो एनुअल रिपोर्ट होती है, जिसको प्रेसिडेंट को जो यूपीएससी के चेयरमैन साहब हैं वो हर साल उनके पास जो एक रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, जिसमें वो सारी जानकारी देते हैं कि हिंदी मीडियम से कितने एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ, इंग्लिश मीडियम से कितने एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ, अदर लैंग्वेजेस से कितने एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ, और कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने लॉयर्स हैं, या अदर कितने ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, कितने अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से, कितने कॉमर्स है. ये सारी चीज़ों का विवरण उसमें रहता है, तो आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं. सो द डिटेल्स दैट आई एम टेलिंग यू, दे आर बेस्ड ऑन दी एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन, राइट. सो अब आपको अपना यूथ, अपना एनर्जी, अपना टाइम कहां पर लगाना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम से जब आपका सिलेक्शन रेशियो आप देख रहे हैं कि सिर्फ इतना ही है, तो आप कहां पर अपने आप को देखते हैं कि इतने साल कर आप मेहनत करेंगे तो व्हाट वुड बी योर रिजल्ट, राइट. सो इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू गॉग और टू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर यू माइट हैव आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years, राइट, वेयर यू विल बी. सो इतना अनप्रेडिक्टेबल भी फ्यूचर नहीं है. सो सपोज इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग टू यू इंग्लिश, वुड यू से दैट यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, right? You would be definitely able to understand that whatever I am speaking is in English language, because you are quite aware of the English language. You have heard so many words and you unknowingly every single day you use so many words in English, but you don't know because you don't focus on that. And एक ऐसा environment बना दिया कि यार इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है. ऐसे इंग्लिश बैचेस भी आते हैं जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाया जाता है, तो उसमें ना आप हिंदी को छोड़ पाते हैं और ना ही इंग्लिश को सही तरीके से आप होल्ड कर पाते हैं, जिससे कि आप अपने मीडियम को चेंज कर सकें, क्योंकि यूपीएससी में इंग्लिश जैसा कोई मीडियम नहीं होता है, ठीक है. अब देखो, अगर आपको मीडियम चेंज करने से किसी भी तरीके का कोई इशू है तो ये एक फोन नंबर है 7080 507433, ठीक है ना. ये हमारे चैनल का ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो. और हमारा ऐप भी है, ठीक है ना, जिसका नाम है चेंज द मीडियम इन इंग्लिश, जिस ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है. वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, हमारे फाउंडेशन कोर्सों को देख सकते हो. मैं आपको यकीन सिर्फ इसलिए देना चाहता हूं कि आपके पास अभी टाइम है, आपके पास अभी मौका है कि आप अपने बारे में सोच सकते हो कि आप अपने आप को सेंटर में रखो कि मैं कहां पर वीक हूं, ठीक है, मैं ऐसी कौन सी चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं जिसकी वजह से मेरे सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हों, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल हैव टू कम्पीट, है ना. आपको IIT के साथ एम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल फील्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, अदर जो फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपको उनके साथ कम्पीट करना है. तो वेयर आर यू स्टैंडिंग, है ना, हु आर यू अप अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट आपको एग्जाम देना है बेसिकली, राइट. आपको कंपीट तो करना है, नेशनल लेवल का कंपटीशन है, तो कोई इमोशनल जो है चीज नहीं चलेगी. यहां पर जो यूपीएससी है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करता है देश अपने राष्ट्र के हित में, राइट. अगर आप अपना खुद का भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप भी सोचेंगे यार मैं ऐसे एम्प्लॉय को रखूंगा जो कि फ्यूचर में आने वाली अगर इस प्रकार की कोई भी चैलेंजेस हैं तो उनको भी टैकल कर सके, उनको भी हैंडल कर सके, राइट. तो आप अपने आप को सेंटर में रखिए कि आपकी वीकनेस क्या है. तब जब आपको ये पता है कि यूपीएससी में इंग्लिश लैंग्वेज एज अ बैरियर काम कर रही है, इसी वजह से सिलेक्शन, जैसे सीसैट है, तो सीसैट में आपका जो है 80 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 25 ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, राइट. तो वो जो क्वेश्चन हैं अगर आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट, तो ऑलमोस्ट आप खुद ही सोचो आप कितनी चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट. आप नहीं कर सकते हो. सो इसलिए जस्ट थिंक अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि यार आप कर क्या रहे हो बेसिकली, ठीक है. तो जब आप सही स्पष्टता और क्लैरिटी के साथ और रियलिटी के साथ जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप देखोगे कि सिलेक्शन का रेशियो क्या है बेसिकली, राइट, किस ऑप्शन सब्जेक्ट से सिलेक्शन, तो आपको प्रैक्टिकल बनना है, आपको नॉलेजफुल बनने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है. नॉलेजफुल तो आपको जो सिलेबस में यूपीएससी में दिया हुआ है उस चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, राइट. अब देखो मैं आपको यहाँ पे सिंपली मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे ये आपकी वर्ड हिस्ट्री है, ठीक है. वर्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी, हमारा एनसीईआरटी पर भी सारा का सारा कोर्स है. अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि ग्रामर से या वर्ड मीनिंग, जो आप लोग सोचते हो कि वर्ड मीनिंग कितने हम याद करें, ठीक है, ग्रामर हमको कैसे पढ़ना चाहिए, रीडिंग कैसे करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए, स्पीकिंग कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, यही सारी जो भी हैं चीजें, इन्हीं सब चीजों के लिए तो हर एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं कैसे इन सब चीजों को कर पाऊंगा, ठीक है. तो ये हमारा पूरा गारंटी है आपको कि आपका डेफिनेटली मीडियम चेंज होगा और
पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि फ्रांस, ठीक है, तो फ्रांस में उसमें कोई किसी प्रकार की ग्रामर है, आपको लगता है कोई किसी भी प्रकार की, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ग्रामर है, मुझे नहीं लगता कोई ग्रामर आपको, तो फ्रांस नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये जो फ्रांस है तो बिकम्स मतलब क्या है, बनना। जैसे आप ये बोलते हो ना, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, एन आईपीएस ऑफिसर, तो बिकम मतलब क्या होता है, बनना। तो फ्रांस है, तो अगर मतलब सिंगल होता है तो उसके बाद जो भी चाहिए तो उसमें ऐसे लग जाता है, ठीक है, सिंपल, बस इतना समझो। अब ये सब्जेक्ट है, ये सब मत सोचो। देखो मैं सब्जेक्ट को आपको ऐसे बताता हूँ ना कि जैसे जिस भी चीज़ के बारे में आप बात करते हो वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो आपको बात जिस भी चीज़, अगर आपको यूपीएससी के बारे में अगर मान लो आपको लिखना है सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है ना, इंटरनल सिक्योरिटी, तो यही सारे तो सब्जेक्ट है, इसी के बारे में तो आप आगे लिखेंगे। तो जिस चीज को लिखेंगे वही सब्जेक्ट है, जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है वही मोस्टली सब्जेक्ट होता है। बट हमको ग्रामर के हिसाब से नहीं पढ़ना, हमको देखना है कि एक्चुअल में अगर आप ग्रामर पढ़ोगे, सपोज करो आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, फिगर ऑफ स्पीच, सब कुछ आपको आता है, तो क्या आप यहां पर जब उसको रीड करना स्टार्ट करोगे तो क्या आप देखोगे कि ये ग्रामर में ये मतलब क्या है, ये हमारा एडवर्ब है कि ये एडजेक्टिव है कि ये प्रीपोजिशन है कि ये कंजंक्शन है कि ये नाउन है कि प्रोनाउन, ऐसे तो आप सर्च नहीं करोगे। जब आप हिंदी पढ़ते हो तो क्या आप हिंदी पढ़ते समय ये यहाँ पे ये संज्ञा है, ये सर्वनाम, ये क्रिया विशेषण, ये क्रिया है, विस्मय आदि, वो तो ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ते ना। यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग एंड यू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग, आप पढ़ते जाते हो और आप समझते जाते हो, राइट। सो वही अप्रोच आपको यहाँ पर रखना है, ऐसी कोई बात नहीं। आप देखो सिंपल सा एक एग्जांपल है कि सपोज आप एक हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो, ठीक है, और एक इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट, दोनों में अंतर होता क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी के साथ समझो कि व्हेन एन इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट, व्हेन एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट गोज टू स्कूल, जब भी मैं बोल रहा हूं अगर आपको ये बोलना समझ में आता तो दैट मीन डेफिनेटली यू कैन चेंज योर मीडियम, ठीक है। व्हेन एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट गोज टू स्कूल, ओके, देन he or she is supposed to write every single thing in English, because the teacher in the English medium school dictates or speaks everything in English, right? So the student is also supposed to write every single thing in English. So that means he or she is listening every single thing in English, right? So that means you are listening every single thing in English, right? So here you as an aspirant of the UPSC are able to understand whatever I am saying in English. So that means this thing is completely okay with you. So when I speak to you, you can definitely write what I am speaking in English, okay? The dictation that I will be giving you, you'll be able to write also. So the same thing is completed by the English medium student in the class, okay? Then the English medium student is asked in the teacher, asked by the teacher in the school that, okay, whatever I have explained, like whatever the topic, actually the faculty might be explaining to the student, so that faculty might ask to all the students, okay, you stand up and explain that to me what I have taught you, right? So the student is supposed to stand up and speak whatever he has understood. So that means you are listening in English, you are writing in English, and now you have understood also in English, and then you are supposed to speak also in English. So that means ये एक environment है, ये completely एक environment की वजह से they are able to speak in English. क्योंकि अगर ग्रामर की बात करें, ठीक है ना, अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में क्या होता है कि आप भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपने भी फर्स्ट क्लास लेकर के 12th क्लास तक, जब फिर हमारी सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से, फोर्थ क्लास से आपकी भी ग्रामर स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो आपने भी 12th क्लास तक पूरी ग्रामर पढ़ी है, ठीक है, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। और जो इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट है उसने भी सेकंड थर्ड क्लास से ही, उसके भी स्कूल में ग्रामर इंट्रोड्यूस हुई होगी, तो उसने भी ग्रामर उतनी ही क्वांटिटी में पढ़ी है। तो ग्रामर आपको भी आती है, ग्रामर उसको भी आती है, बट उसको लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ आता है, आपको सिर्फ ग्रामर भी ठीक से नहीं आती है, और लिखना पढ़ना बोलना तो थोड़ा आपको उसमें कमी आता है। तो इसका मतलब ग्रामर इज नॉट द इशू, इस चीज को समझिए, बी वेरी रियलिस्टिक। आप एक बार बैठकर सोचिए कि यार सही बात तो है कि ग्रामर इज नॉट द इशू। अगर इंग्लिश मीडियम वाले ग्रामर पढ़ते और हम लोग ग्रामर नहीं पढ़ते तब तो ग्रामर इशू होता, बट ग्रामर इज नॉट द इशू। तो वही हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर एक डेमो देकर के, एक तरीके से कि आप देखो यहाँ पर जो भी लिखा है, जो भी यहाँ पर ग्रामर होगा, जो भी कुछ यूज होगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। बिकॉज अल्टीमेट गोल इसकी हम इसको समझ सकें, इसका नोट्स बना सकें, इसके बारे में बोल सकें, और जब क्वेश्चन आए तो हम आंसर राइटिंग कर सकें, राइट। अगर इससे सिलेक्शन होता है हमारा तो हम क्यों इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट ना करें, क्योंकि ये इकलौता यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के अंदर कोई कमी नहीं, वो IIT के एग्जाम निकालते हैं, जेईई एग्जाम निकालते हैं, नीट निकालते हैं, ठीक है ना, लॉ एंट्रेंस निकालते हैं, हर तरीके का एग्जाम निकालते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, लैंग्वेज वर्क्स एज अ बैरियर, ठीक है ना, ऐसा लगता है ना, इट सीम्स। क्योंकि भाई अगर 1000 में से 990 995 सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम से हो रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि जो भी समय, टाइम, एनर्जी, जो भी सब कुछ मैं अपना लगाने जा रहा हूं, ठीक है, इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, उसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। बिकॉज 100% तो नोबडी कैन नो कि भाई एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, बट एटलीस्ट वी कैन थिंक, एटलीस्ट वी कैन स्पेकुलेट दैट ओके व्हाट माइट हैपन, राइट, कि मतलब क्या हो सकता है, मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस हमारे क्या रह सकते हैं। तो इतना तो हमें अंदाजा लग गया था, क्योंकि लाइफ इज ऑल्सो नॉट दैट प्रेडिक्टेबल, है ना, कि मतलब इतनी अनप्रेडिक्टेबल लाइफ भी नहीं होती है। तो हम समझ सकते हैं कि यार हमारे जो भी कर्म है, जो काम हम कर रहे हैं, अभी जैसा एक्शन ले रहे हैं, हमारे फ्यूचर में ऐसा क्या क्या हो सकता है ना। तो इसलिए सोचिए समझिए, तब आप इस प्रिपरेशन में आइए और सही से प्रिपरेशन करिए। अब देखिए इसको जो है रीड करके स्टार्ट करते हैं। सो हियर लाइक द फ्रांस बिकम्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, संवैधानिक मोनार्की, ठीक है। अब इसको मोनार्की समझते हैं। मोनार्की मतलब क्या होता है कि पावर जो है ना सिर्फ एक बंदे के हाथ में होती है। तो पावर इज इन दी
हैंड्स ऑफ 1%, ठीक है ना, 1%, 1% के हाथ में होती। तो ऐसा सिस्टम, मतलब ऐसा जैसे मान लीजिए ये कोई देश है, ठीक है, इसमें एक बंदा राज का, सारी पावर उसी के हाथ में, वो जैसा कहता है वैसा करना पड़ता है। तो ऐसे कंट्री को हम क्या बोलेंगे, मोनार्की। वो कंट्री मोनार्की है। और हमारे देश में जहाँ क्या है, लोगों के हाथ में पावर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी है वो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक मोनार्की, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ऐड किया गया। पहले तो मोनार्की ही था फ्रांस, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के हिसाब से मोनार्क कब काम करेगा। तो ये पहला ऐसा कंट्री है। अब देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो मोस्टली फ्रांस वगैरह को ही देख करके ही क्वेश्चन बनाया। तो फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। बताइए इसमें ग्रामर आपको कहाँ मिली, कहीं ग्रामर नहीं है इसमें। अगर आप देखो तो मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब क्या है नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली जैसे हमारी पार्लियामेंट होगी तो उसको हम नेशनल असेंबली बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमें अननेसेसरी नेशनल को राष्ट्रीय, तो नेशनल को राष्ट्रीय, ये इसका हिंदी रूपांतरण है, ये अनुवाद है, ये ट्रांसलेशन है, इसका मीनिंग नहीं है। नेशनल असेंबली मीन्स पार्लियामेंट, राइट। व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, अच्छा नेशनल असेंबली मीन्स क्या होता है, अच्छा मतलब पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट मतलब अच्छा संसद बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी अपने देश में हिंदी लैंग्वेज चलती है, बट पार्लियामेंट एक वर्ड है, पार्लियामेंट। अच्छा दो इसके हाउसेस होते हैं, ठीक है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है ना। तो लोकसभा में क्या आते हैं, इलेक्टेड आते हैं। अच्छा राज्यसभा में नॉमिनेटेड लोग आते हैं। ये आपके अंडरस्टैंड, ये आपका एक्सप्लेनेशन है कि नेशनल असेंबली होती क्या बेसिकली। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट बोलेंगे, ठीक है। सो क्या द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड मतलब क्या है, पूरा किया। तो कंप्लीट वर्ड आपने हमेशा सुना है। कोई स्टूडेंट ये डिनाई, मतलब ये चीज को डिनाई नहीं कर सकते उसने कंप्लीटेड वर्ड नहीं सुना है, ठीक। कंप्लीटेड द ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट मतलब होता है मसौदा, है ना, किसका, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। तो संविधान ऑफ मतलब क्या, तो संविधान का मसौदा जो है नेशनल असेंबली ने कंप्लीट कर लिया था। कब, इन 1791। बताइए इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आप नहीं समझ पाए, ठीक है। तो सिर्फ डर की वजह से आप जो है खाली हिंदी मीडियम से मत पढ़िए। आपको पढ़ना है तो पढ़िए। हमारा तो उद्देश्य यही है कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को इतना सशक्त बनाया जाए कि अपने मीडियम को चेंज करें, उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्ट, है ना। अब इट्स मतलब क्या होता है, देखो इट्स मतलब होता है इसका, ठीक है। तो किसका, नेशनल असेंबली का। अब देखो बार बार इंग्लिश में क्या है कि नेशनल असेंबली एक बार लिख दिया गया, तो बार बार इट्स नहीं लिखा, मतलब जो बार बार नेशनल असेंबली नहीं लिखेंगे, अब उसके लिए इट्स लिख दिया गया, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते ना कि राम जो है स्कूल गया था, है ना, उसके बाद वह, ठीक है, घर गया, तो राम की जगह वह आ गया ना, तो क्या है, प्रोनाउन। तो उसी तरीके से ये भी एक प्रोनाउन होता है इंग्लिश में। तो इट्स मतलब जो है नेशनल असेंबली यहाँ पे। तो इसका मेन मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, मुख्य उद्देश्य क्या था, वॉज टू, है ना, वॉज टू लिमिट दी पावर, मतलब सीमित करना, लिमिट दी पावर्स ऑफ द मोनार्क। तो मोनार्क जो भी राजा था उसकी पावर्स को सीमित करना वॉज दी उद्देश्य, है ना, वॉज दी मेन गोल ऑफ द नेशनल असेंबली, राइट। सो दिस इज डन, ओके। Now up to here there is nothing called grammar, there is nothing called vocabulary problem, because every student must have heard all these kind of words, right? So you must have heard almost like every single word many times in your life. Okay, now here, so these पावर्स, जो भी पावर्स अभी तक थी मतलब मोनार्क्स के पास में, सो इंस्टेड ऑफ के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ बीइंग मतलब होना, इंस्टेड मतलब क्या होने के ना, कॉन्सेंट्रेटेड इन दी हैंड्स ऑफ वन पर्सन। तो एक ही व्यक्ति के हाथ में, वन पर्सन एक ही व्यक्ति के हाथ में, है ना, एक ही व्यक्ति के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड थी, मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर इकट्ठा थी, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग, अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया तो दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर्स होने के स्थान पर, है ना, वर नाउ सेपरेटेड। तो अब देखो नाउ को हटा दो, मतलब यहाँ पे नाउ का मतलब अब, तो नाउ आप सोचो कि लिखा ही नहीं है, वर सेपरेटेड। तो वर सेपरेटेड है तो मतलब क्या है, अलग कर दी गई थी, वर सेपरेटेड मतलब। अब इसको आपको नोट्स बनाना है कि वर सेपरेटेड, आप लिख लो वर सेपरेटेड। वर सेपरेटेड मतलब अलग कर दी गई थी, ठीक है। तो ये ग्रामर इस तरीके से आपको पढ़ना है, तब आपको चीजें आएंगी समझ में, राइट। सो नाउ वर सेपरेटेड एंड असाइंड। असाइंड मतलब क्या है, देखो असाइंड का एक सबसे नियर वर्ड होता है गिवन, ठीक है ना, गिवन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग जो है जो संस्थाएं बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको ये दे दी गई, राजा के पास से जो सारी पावर निकाल के उनको अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दी गई। जैसे क्या लेजिस्लेचर, तो यहाँ पर क्या होता है, कानून बनते हैं, है ना, लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव को दे दी गई थी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वगैरह, या जो आपके होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी, इनके सबके हाथ में जो राजा के पास सारी पावर कॉन्सेंट्रेट थी, इकट्ठा थी, उसको दे दी गई थी। अब क्या, दिस मेड फ्रांस। अब इसने, मेड मीन्स क्या हुआ, बना दिया, तो इसको ऐसे लिखो, बना दिया, ये हिंदी हो गई, ठीक है। तो दिस मतलब इसने बना दिया फ्रांस को अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि भाई मोनार्क है रहेगा बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। आपको समझ में आता है। देखो इतना समझने के बाद नाउ आपको जितने भी वर्ड मैंने बताए, जो भी मीनिंग, सिर्फ इतना मीनिंग आपको लिखना है, वर्ड सेपरेटेड, ठीक है ना। फिर इट को जैसे मैंने आपको समझाया वो तो आपको लिखना है, ठीक है।
इसका मतलब असाइन का मतलब गिवन है, ठीक है ना। अब इतने सारे वर्ड्स जो नियर हैं, अब इनको आप समझ के कंसीडर मतलब एक हाथ पे इकट्ठा होना, लिमिट मतलब सी विद करना, राइट। अब ये आप समझ गए, राइट। सो अब इतना समझने के बाद नाउ यू कैन डेफिनेटली इजीली से दैट कि हाँ भाई डेफिनेटली आई कैन चेंज मी इफ मतलब दिस 5 to 10 minutes वीडियो कैन हेल्प यू और कैन गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट यस यू कैन डेफिनेटली चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, राइट। सो दैट मीन्स इट इज ट्रू बिकॉज nobody is sponsoring you, nobody is giving you the money to accept what I'm saying, right? You are free to decide what it feels to you whenever you are watching this video. So you can definitely take the decision basis on what you think, what is the knowledge that you have. You can definitely decide that whatever I'm teaching is right or wrong, right? Is it actually beneficial for you or is it not, right? So share this video among all the Hindi medium aspirants so that most of the Hindi medium aspirants who are in the need of changing the medium from Hindi to English can access these kind of videos and can contact us on this particular number, right? And the app you can download